गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत बड़ा विषय है जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हम ये देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी कुछ बेसिक गलतियां करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम में आता है, लेकिन यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ जो पैसेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन क्या है, अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर कॉम्प्रीहेंशन बड़ी टफ थी। तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन टफ नहीं होती, आपको समझना होगा व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन। अगर हम एक क्वेश्चन मार्क लगा दें कि कॉम्प्रीहेंशन आखिर होता क्या है, तो कॉम्प्रीहेंशन है वो आपका एक मेथड है। ठीक है, मेथड टू अंडरस्टैंड द पैसेज, अंडरस्टैंड द पैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्रीहेंशन इज ए टेक्निक, कॉम्प्रीहेंशन इज ए मेथड बेसिकली टू अंडरस्टैंड अ पैसेज। जब आपको कहते हैं कि डिफिकल्ट है या आसान है, तो वो आपको पैसेज है, यानी कि ये पैसेज या तो आपको क्या हो सकता है, ये इजी हो सकता है, या फिर ये आपको क्या हो सकता है, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज़ है? कॉम्प्रीहेंशन तो उस पैसेज को समझने का एक मेथड या एक टेक्निक है। क्लियर हो गया? इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा और कुछ वर्ड्स पर हम ध्यान देते हैं, तो हम इसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे अगर हम दो वर्ड्स लेते हैं, एक वर्ड है आपका दैट इज कॉम्प्रीहेंड और दूसरा है आपका एप्रीहेंड। ठीक है, हैंड मीन्स टू होल्ड समथिंग, हैंड मीन्स टू होल्ड समथिंग, ये इसका सफिक्स हो गया। और एक क्या चीज है आपका कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड, ये इसका प्रीफिक्स हो गया। तो जो पहला पार्ट है वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो लास्ट का ये जो है जिसको हम कॉम्प्रीहेंड यानी कि हैंड बोलते हैं, इसका मतलब क्या चीज होता है? इसका मतलब होता है टू होल्ड समथिंग, टू होल्ड समथिंग। इट मीन्स ये क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड सफिक्स, यानी कि ये जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बनना है, कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड। इसको नाउ टू एलुबरेट दिस वन और टू अंडरस्टैंड इट मोर, कॉम्प्रीहेंड मीन्स होल्ड, हैंड मीन्स टू होल्ड, किसी चीज को पकड़ना। तो ओनली वी हैव टू मेथड्स, हमारे पास केवल दो ही मेथड हैं। या तो हम किसी चीज को शरीर से पकड़ सकते हैं या फिर हम किसी चीज को अपने दिमाग से पकड़ सकते हैं। हमारे पास दो वर्ड आते हैं लैटिन से, एक आता है जिसको हम बोलते हैं एक्टस और एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं मेंस। इसका मतलब है एक्टस दैट इज रिलेटेड टू बॉडी, that it related to body, और मेंस मीन्स द थिंग विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, जो कि आपके माइंड से संबंधित है। इसका मतलब है ओनली वी हैव टू मेथड्स, टू मैकेनिज्म, टू सिचुएशंस। इधर वी कैन होल्ड समथिंग थ्रू आवर माइंड, या तो हम उसको अपने दिमाग से पकड़ सकते हैं या फिर हम उसको अपने शरीर से यानी कि बॉडी से पकड़ सकते हैं। इसी चीज को और अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे पुलिस डैश डैश द थीफ, पुलिस ने किसको पकड़ लिया? थीफ को पकड़ लिया। अब हमारे पास दो वर्ड हैं, कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड। तो पुलिस जब थीफ को पकड़ेगी तो कैसे पकड़ेगी? बाय फिजिक, यानी कि बाय बॉडी, उसको उसके शरीर से पकड़ेगी। जब हम शरीर से पकड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या चीज होगा? दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंड। और लेकिन अगर हम थीफ हटा दें और थीफ हटाने के बाद हम यहां पर लिखते हैं केस, कि द पुलिस डैश डैश द केस, उसने केस को पकड़ लिया या केस को सोल्व कर दिया। तो जब हम सोल्व करते हैं तो हम किस चीज से सोल्व करते हैं? हम उसको सोल्व करते हैं उसके माइंड से।
इसका मतलब है हमारे पास में दो ही चीज हैं, और वो क्या चीज है कि या तो हम उसको किसी को उससे शरीर से पकड़ेंगे या फिर हम किसी को उसके माइंड से पकड़ेंगे। कॉम्प्रीहेंशन को हम किससे पकड़ते हैं? अपने माइंड से पकड़ते हैं। तो व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड अ पैसेज, वट एवर इट इज रिटन और सेड और स्टेटेड। जो भी कुछ कहा गया है या जो भी कुछ लिखा गया है, उस चीज को समझने के लिए जो भी चीज हम समझने के लिए जो मेथड या जो टेक्निक हम अपनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड को करने के लिए तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में इन्वॉल्व होती हैं तीन चीजें। सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड रीडिंग। रीडिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्रीहेंड टू रीडिंग, यानी कि रीडिंग ऑफ ए पैसेज। जो भी पैसेज हमें दिया गया है या जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उसको रीड करना। नेक्स्ट इज टू थिंक, किसी चीज को उसके बारे में सोचना। अनटिल अनलेस वी डू नॉट थिंक ओवर समथिंग, अगर हम किसी चीज के ऊपर नहीं सोचेंगे तो हम उसको समझ नहीं सकते। वी कांट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे इसलिए। और थर्ड वन है दैट इज कॉल्ड टू अप्लाई द रीजनिंग, ठीक है, उसके अंदर तर्क को ढूंढना या तर्क का इन्वॉल्वमेंट। कॉम्प्रीहेंशन में तीन बेसिक चीज हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में इन्वॉल्व होती हैं। पहला रीडिंग, दूसरा थिंक यानी कि थिंकिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस, और थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड रीजनिंग यानी कि उसका तर्क। अब बात आती है कि आखिरकार कॉम्प्रीहेंशन में एग्जामिनर आपसे क्या फाइंड आउट करना चाहता है, उसका पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? और ये भी बात फैक्ट है कि अलग अलग एग्जाम में इसका अलग अलग लेवल भी होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें और समझते हैं, फिर हम उस पर टेक्निकल एस्पेक्ट पर आगे चलेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा। और इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कॉम्प्रीहेंशन किससे मिलकर बनता है, यानी कि कोई भी पैसेज किससे मिलकर बनता है? इसे इन तीनों से मिलकर जो बना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैसेज। ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर ये पैसेज, दिस पैसेज मे बी ऑफ सिंगल पैराग्राफ, इट मे कंप्राइज टू पैराग्राफ और इट मे कंप्राइज मोर देन टू पैराग्राफ, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ए पैसेज। ये पैसेज एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, ये पैसेज दो पैराग्राफ का भी हो सकता है, और ये पैसेज तीन पैराग्राफ का भी हो सकता है। अब अगर पैसेज आपका शॉर्ट है, यानी कि पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं या पैसेज की मैं बात करता हूं, तो पैसेज हमारे पास में दो तरीके के होंगे। एक होगा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट पैसेज, ठीक है, और दूसरा जो पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पैसेज, या हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग पैसेज है, लेंथी पैसेज है, लेंथी पैसेज के रूप में आता है। शॉर्ट पैसेज के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और लॉन्ग पैसेज के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। क्लियर है? अगर लॉन्ग पैसेज है तो इसके कुछ बेनिफिट हम देख लेते हैं। लॉन्ग पैसेज के जो बेनिफिट है, सबसे पहले क्या है कि हमको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर लॉन्ग पैसेज, मान लीजिए मुझे एग्जामिनर को 5 क्वेश्चंस देने हैं। कितने क्वेश्चंस देने हैं? 5 क्वेश्चंस देने हैं। अब 5 क्वेश्चंस में यदि लॉन्ग पैराग्राफ है तो एक ही पैराग्राफ से 5 के 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट पैसेज पे एक क्वेश्चन होगा और एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर एक क्वेश्चन होगा, फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। अब यहां पर यह होगा कि आपको सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग पैसेज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए आता है वो क्या आता है? लॉन्ग पैसेज में
सबसे बड़ा बेनिफिट है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द पैसेज, कि हमको एक सिंगल सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हमें सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ना है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए इट दिस पैसेज मे बी रिलेटेड टू पॉलिटी, इट मे बी रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इट मे बी रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है। अगर संबंधित हो सकता है तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि मेरे को पॉलिटी से आया, किससे आया? मेरे पास में पॉलिटी से पैसेज आया, तो नेचुरल है मुझे उस सिंगल सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी उसकी वोकैब है वो मुझे उस वोकैब को आता है, और उस वोकैब के आधार पर मैं किसी भी पैसेज को डील कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। हो सकता है मेरी साइंस अच्छी ना हो, लेकिन अगर शॉर्ट पैसेज है तो एक पैसेज पॉलिटी से होगा, कोई दूसरा ज्योग्राफी से होगा, फिर किस तरह साइंस से होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास में साइंस से कोई पैसेज आया, साइंस का कोई पैसेज है, हो सकता है इसकी जो कंसर्न वोकैब है वो मुझे परेशान करेगी। कंसर्न आइडिया, जो कंसर्न थॉट प्रोसेस है, या कंसर्न उसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है, या उसका जो स्टाइल है ऑथर का, वो मुझे परेशान कर सकता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर लॉन्ग पैसेज है तो एक ही पैसेज को अगर हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो उससे पढ़ने के बाद हमारे एक ही पैसेज से पढ़ने के बाद सारे कंसर्न क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है शॉर्ट पैसेज के लिए? शॉर्ट पैसेज में ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट, those students who are not habitual of reading on daily basis, they are not habitual of reading newspaper or magazines and all these things, and those who are not those do not belongs to English medium, अगर English medium से नहीं है और वो हिंदी मीडियम से हैं तब उनको शॉर्ट पैसेज में आसानी रहती है। कारण क्या चीज़ है? उसका एक लॉजिकल जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए ये पैसेज है और इसमें दो छोटे छोटे पैसेज हैं। अगर ये बड़ा पैसेज होगा तो जैसे ही वो दूसरा तीसरा तीसरी लाइन में जैसे ही आता है तो पहली दो लाइन में उसने क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आता। क्लियर हो गया? तो जब शॉर्ट पैसेज होता है तो वो शॉर्ट पैसेज को आसानी से उसका मीनिंग निकाल लेता है, यानी कि उसका जो मीनिंग है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर वो बड़ा पैसेज है तो उसको कोरिलेट करने में समस्या आती है। अगर पैसेज बड़ा है तो बड़े पैसेज के लिए उसको कोरिलेट करने में समस्या आती है, वो समझ नहीं पाता है। मान लीजिए बड़ा पैसेज है तो बड़ा पैसेज में एक उसका पैसेज यहाँ खत्म हो गया, दूसरा यहाँ खत्म हो गया, तीसरा फिर बढ़ गया, तो इसको कोरिलेशन में समझ में नहीं आता। एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, और अगर बहुत अच्छे ढंग से एसिस्टिक ढंग से अगर कोई पैसेज लिखा गया है तब ये समझ लीजिए कि ये उसको इंटरलिंक करना, उसको कोरिलेट करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये समझ लीजिए कि उसको समस्या आएगी क्वेश्चंस को डील करने में। लेकिन छोटा पैसेज उसको पढ़ने में आसानी होती है। अब देखते हैं कि आखिरकार जो सोर्स है, सोर्सेस ऑफ जो पैसेज है वो कहाँ से आते हैं। सोर्सेज ऑफ पैसेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहला वो हो सकता है कि आपको पैसेज हिस्ट्री से आए, हो सकता है वो ज्योग्राफी से आए, हो सकता है कि आपको साइंस एंड टैक्स से आए, हो सकता है वो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस से आए, हो सकता है वो आर्ट एंड कल्चर से आए, फिलॉसफी से आए। आजकल फिलॉसफिकल ऐसे पैसेज वगैरह बहुत दिए जा रहे हैं, ठीक है।
उसका फील्ड कुछ भी हो सकता है, साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, आईआर हो सकता है, ठीक है। इसी ढंग से अगर हम बात करें यानी कि लीगल या फिर आपका लॉ हो सकता है, ठीक। इसी ढंग से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो जैसा पैसेज आएगा उसकी वैसे ही वोकैब यानी कि उसकी ग्लोसरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो इन दैट कंडीशन वी वोंट बी एबल टू आंसर, ठीक है, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन वोकेबलरी, ठीक। तो पहले चीज है तो सोर्सेज ऑफ पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो पैसेज दैट मे बी रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट मे बी रिलेटेड टू ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, फिलोसफी, ये कहीं से भी आपको पैसेज आ सकता है और ऐसा कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं जो पैसेज अक्सर वो पूछ रहा है किसी भी एग्जाम में, एक तो इकोनॉमी से बहुत पूछ रहा है, दूसरा एग्रीकल्चर से, एनवायरमेंट से, ठीक है। इन तीन से तो बहुत ही ज्यादा पूछता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही साइंस में लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी और एक है सोशल इश्यू, सोशल इश्यूज। ये यानी कि वो लीगल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, पॉलिटी। एक तो कंसर्न फेवरेट ये है कि बिकॉज ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है, इनसे बदलाव हो सकता है। सोशल इश्यूज, यहाँ से बहुत सारे पैसेजेस उठाए जाते हैं सोशल इश्यूज से। और इकोनॉमी पर काफ़ी उसका फोकस है, एग्रीकल्चर पर काफ़ी फोकस है और एनवायरनमेंट पर बहुत फोकस है। इन सब चीज़ों से बारे में यानी सोर्सेज ऑफ। तो अब आपको समझ में आ गया आपका पैसेज कहीं से भी हो सकता है। इससे हमें क्या समझने को लेता है, यानी कि इससे हमें एक चीज़ समझने के लिए आती है कि किसी भी रीडर को वेरियस एस्पेक्ट, वेरियस डायमेंशन के और वेरियस फील्ड की चीज़ों की रीडिंग करनी चाहिए, उसको वेरियस सब्जेक्ट्स के गो थ्रू हो जाना चाहिए। यानी कि अगर वो रीड करता है न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स वगैरह को, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को मिलेंगे। क्लियर। अभी एक एनालिसिस मैं आपको और देखता हूं कि आखिरकार ये कहां से और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें वो कहां से उठाता है, एक है उसका दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी। अगर आपका एग्जाम एसएससी का है या फिर बैंक का है, ठीक, और किसी एग्जाम के लिए है, तो अक्सर वो एनसीईआरटी से कुछ लाइट इंटेंसिटी के क्वेश्चंस के बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैराग्राफ या पैसेज ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब इससे इसका डिफिकल्ट लेवल बनाना होता है तो फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो जाता है दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कौन सा, अगर टफ बनाना है तो वो उठाता है द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो सबसे ज्यादा चलते हैं। फिर है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, और कभी कभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से भी वो बना देता है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड मैगजीन्स। मैगजीन में क्या कौन सी है, एक तो हो गया आपका कुरुक्षेत्र। मैगजीन में वो नहीं है कि जो हमारा कोई इंस्टीट्यूट बहुत सारी मैगजीन्स निकालते हैं वहां से जनरली नहीं उठाता। इसके लिए जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक रिसोर्सेज है ये वहां से उठाएगा। तो जिसमें कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसे ही इसमें योजना हो गया, ऐसे ही फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन बेसिकली द हिंदू का ही पब्लिकेशन है, यहां से वो पैसेज उठाते हैं। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा किस चीज को फोकस करता है, देखिए जब वो न्यूज़पेपर से उठाता है तो आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर,
एडिटोरियल ऑफ न्यूज़पेपर ये यहाँ से उठाता है। क्लियर हो गया? यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो सजेशंस हैं मेरी तरफ से वो ये हैं कि ये कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन आर्टिकल और एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर का बीच का हिस्सा है वहाँ से इसको देखिए। कारण क्या चीज़ है? जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें या लेवल ऑफ पैसेज अगर आप देखें, लेवल ऑफ पैसेज फ्रंट, किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट देखिए, न्यूज़पेपर का जो फ्रंट है उसकी लैंग्वेज और आर्टिकल और एडिटोरियल का जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंस होता है। और ये जो लेवल है ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है? इसमें दो चीज़ें हमेशा रोल प्ले करती हैं। एक क्या चीज़ है? इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रामर, इसमें अक्सर पंक्चुएशन वगैरह का रोल बढ़ा देगा। और नेक्स्ट वो क्या चीज़ है? दैट इज कॉल्ड वोकैब। ठीक है, तो और तीसरा जो फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑथर का स्टाइल ऑफ ऑथर, जिस ढंग से वो लिखता है। तीन चीज हैं जो डिफिकल्टी लेवल को साउंड कर देते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो फ्रंट पेजेस हैं या मिडिल जो पेजेस हैं अदर देन आर्टिकल और एडिटोरियल, उनमें राइटर का स्टाइल इतना इम्प्लीकेट नहीं करता है, अप्लाई नहीं है, उसमें इम्प्लीकेशंस उसके नहीं है। ग्रामर भी वो नॉर्मल रखता है और वोकेबलरी भी वो एक सामान्य स्तर की यूज करता है। लेकिन जैसे ही मामला आता है आर्टिकल का और एडिटोरियल का, तो उसके अंदर ऑथर का स्टाइल, ठीक है, ग्रामर का इम्प्लीकेशन और वोकैब का लेवल, ये तीनों चीज चेंज हो जाती हैं। इसीलिए आपको आर्टिकल और एडिटोरियल का जो लैंग्वेज का कंटेंट का लेवल है वो एकदम डिफर दिखाई देता है। तो इस मेरा सबसे सजेशन है कि प्रत्येक स्टूडेंट को आर्टिकल और एडिटोरियल डेली बेसिस पर पढ़ना ही चाहिए। अगर आप आर्टिकल और एडिटोरियल डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो ये मानकर चलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई समस्या नहीं होगी। उसका रीजन क्या है उसको समझ लीजिए। उसका रीजन ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो रेगुलर पाठक नहीं होते, या हम कहें वो रेगुलर रीडर नहीं होते। तो अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो व्हाट विल बी द बेनिफिट? बेनिफिट ये होगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपको आपकी, जिसे हम कहते हैं ना एक्नॉलेजमेंट, यानी कि प्री एक्नॉलेजमेंट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले से ही आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए होंगे, यानी कि आपको वोकैब के मामले में बेनिफिट रहेगा। दूसरा, उसमें अगर कोई भी ग्रामर का ट्विस्ट है वो समझ में आ चुका होगा, और उसमें जो ऑथर का थॉट है या मैं कहूँ उसके अंदर जो आइडिया है वो भी समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अभी यूसीसी लाती है, मान लीजिए यूसीसी लेकर आई, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तो ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर विल राइट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल ओवर यूसीसी। ठीक है, यानी कि यूसीसी पर बहुत सारे लेख लिखे जाएंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे सभी समाचार पत्रों में लिखे जाएंगे। अगर मैं हैबिचुअल राइटर हूं तो इससे जितनी भी टेक्निकल वोकेबलरी उसमें यूज होगी मैं उसको देख चुका हूँगा, मैं कंसल्ट कर चुका हूँगा। ठीक है, तो मुझे जिस समय पर यूसीसी का पैसेज कोई आ जाता है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए तो मुझे डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि वोकैब के लेवल पर, ग्रामर के लेवल पर और थॉट और आइडिया के लेवल पर मुझे आसानी हो जाएगी समझने के लिए, क्योंकि मैंने वेरियस आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पढ़ रखा है। तो मेरा प्री एक्नॉलेजमेंट मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट का समस्या होती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आने के लिए जो पैसेजेस हैं वो पैसेजेस हम कभी रिपीट तो मारते नहीं है, रिपीट मारने की आवश्यकता भी नहीं है। कारण क्या चीज़ है कि उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं, चाहे वो मैगजीन से कहीं उठा कर रख सकते हैं, वो न्यूज़पेपर से उठा कर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एक ही इसको प्रोसेस से गुजरने का या इसको समझने का तरीका है कि हम न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर पढ़ें, उससे हमारा वोकैब भी स्ट्रांग होगा और हमारा जो थॉट है कि जो स्टाइल है ऑथर का उसको पकड़ने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको पैसेज में
आता है, जैसे मेन आइडिया क्या है, मेन आर्ग्यूमेंट समझने के लिए, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट समझने के लिए, इन सब चीज़ों को रीड करने के लिए, जो ज़्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं उनको रीड करने के लिए, समझने के लिए ये आपको आ जाएगा। तो पहली चीज़ है आर्टिकल एडिटोरियल डेली बेसिस पर पढ़िए, ठीक है। आप अगर आसान न्यूज़पेपर से शुरू करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करें, फिर इंडियन एक्सप्रेस पे जाएं, और फिर तीसरी कैटेगरी में आप द हिंदू को ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी क्या चीज जज करना चाहता है, और फिर हम चलेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, कैसे हम उनको ट्रेस आउट करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। पर्पस ऑफ आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पर्पस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज रीडिंग एबिलिटी। एक्चुअली एग्जामिनर वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल डू यू हैव ऑफ योर रीडिंग, द रीडिंग एबिलिटी। इसका मतलब है कि सबसे पहला जो आपका वो जानना चाहता है आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है। अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आई कैन रीड बट आई कैंट अंडरस्टैंड। तो रीडिंग का मतलब होता है कि आफ्टर रीडिंग यू मस्ट हैव कैलिबर और कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड टू एनालाइज द थिंग। तो सबसे पहली बात है आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ये ऐसा भी नहीं है कि आपने कितने पर मिनट कितने वर्ड पढ़े, ये उससे भी मतलब नहीं है। पर हाँ एक बात सही है कि जो रीडिंग स्पीड है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी मॉडरेट होनी चाहिए। इसका मतलब कम से कम स्लो तो नहीं होनी चाहिए, स्लो तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, रीडिंग में आपका मैटर करता है आपकी स्पीड कैसी है। अगर आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड कैसी होनी चाहिए, फास्ट, तेज होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ समझना भी होना चाहिए रीडिंग, ठीक है। और उसके साथ कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपकी रीडिंग तो फास्ट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस आपका स्लो है, समझ नहीं रहे हैं, जस्ट उससे गो थ्रू हो जा रहे हैं, पढ़ के निकल जा रहे हैं, सुपरफिकल, ठीक है। तो स्किमिंग नहीं करनी है हमें आपको। और इसको हमें जब हम कहते हैं कि स्पीड होनी चाहिए तो फिर आती एक चीज कि स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। देखिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब क्या चीज है कि स्पीड भी हो लेकिन जब मैं पढ़ूं तो उसकी मुझे ग्रास्पिंग, उसकी जो नॉलेज है मुझे अच्छे ढंग से हो, ताकि सो दैट आई मे बी इन द कंडीशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन ए राइट मैनर। अगर मैं सही तरीके से उसके क्वेश्चंस को दे सकता हूं, आंसर कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने अच्छी स्पीड में ऑर्डर की। स्लो स्पीड का बेनिफिट क्या, नुकसान क्या है? स्लो स्पीड का जो नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि स्लो स्पीड से मेरा क्वेश्चन छूटेंगे। इसका मतलब होगा कि आई विल नॉट बी इन द कंडीशन टू कंप्लीट माई होल क्वेश्चन पेपर, और मेरे कुछ क्वेश्चंस ज्यादातर छूट जाएंगे क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है। मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन मेरी स्पीड स्लो है। इसीलिए कैसा होना चाहिए, आपकी मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, मतलब स्लो तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। जितना स्पीड आपकी तेज होगी और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो आपको अनदर चांस मिलेगा किसी पैसेज को पढ़ने के लिए। आप समय अपना सेव कर सकते हैं, आप उसको सेकंड लुक कर सकते हैं, और या सेकंड या थर्ड लुक में भी जा सकते हैं। लेकिन आपके मेथड ऐसा होना चाहिए कि एक बार में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने किया, यानी पैसेज किया, और आपने उस पैसेज को रीड करने के बाद में एक बार ही समझ लिया कि ये क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट पैसेज, और तब आप उसको आंसर करेंगे। तो पहला रीडिंग स्पीड में यानी कि आपकी एबिलिटी, तो एबिलिटी मीन्स स्पीड शुड बी फास्ट but at the same time your accuracy required to be at good level, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन है, स्पीड अच्छी है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पर मिनट आपने कितने वर्ड पढ़े ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो आपने पर मिनट पढ़े वो स्लो तो नहीं थे, पढ़ने के स्पीड से पढ़ने के बावजूद भी आप उसको समझ पा रहे थे, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर ऑटोप्सी करता है ना, और एक एक नर्व को पकड़ लेता है, तो इसका मतलब ऐसे ही है कि आप काम तेजी से भी करें लेकिन उसके सारे डायमेंशन एस्पेक्ट, जैसे
कौन से वर्ड्स का उसने यूज किया, वो कैब क्या थी, ग्रामर में ट्विस्ट कहाँ थी, वो आइडियाज कौन से हैं, उन आइडियाज की डायमेंशन कितनी है, उसके एस्पेक्ट्स कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन वहां से बन सकता है, ये सारी चीजें आप एक वन गो में अगर आप उसको कर सकते हैं तब आपको फायदा रहेगा। तो पहला चीज क्या चीज है, दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग एबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, फर्स्ट वन इज दैट इज रीडिंग एबिलिटी, और जो नेक्स्ट है आपका वो है आपकी ग्रास्पिंग पावर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर जो जानना चाहता आपसे, वो जानना चाहता है कि रीडिंग तो आपकी ठीक है चलिए, लेकिन उसमें ग्रास्पिंग पावर कैसी है। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर कम है, इसका मतलब है आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब एक चीज समझ लीजिए कि ग्रास्पिंग अगर आपकी वीक है तो भी आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से डील नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपकी कि आपकी जो वर्बल मेमोरी कैसी है। आपकी जो वर्बल मेमोरी है वो कैसी है, कि वेदर यू आर इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट रिलेटेड वर्ड। क्या उसका जो डायमेंशन, जो उस आइडिया को फ्लो में खींचने की कोशिश कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी वर्बल एबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो कंजंक्शंस हैं, वो किसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर मैं उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को नहीं समझ पा रहा, तो वो मेरा स्लांट ब्रेक कर देगा। जब वो मेरा स्लांट ब्रेक करेगा तो मैं उस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। यदि वो क्वेश्चन उसी वोकैब पर डिपेंड करता है, अगर मैं उसको नहीं समझूंगा तो मेरा वो क्वेश्चन भी ठीक नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि वो क्वेश्चन डिपेंड उस फ्रेज पर या उस ईडियम पर या वो उस किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जब मैं उसका मीनिंग नहीं समझ में आता तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। उससे क्या होगा, जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है पैसेज की वो ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही वो कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक होगी तो उसका इफेक्ट आपके बाकी क्वेश्चंस पर भी पड़ता है। इसलिए ये चीज जरूरी है कि आपकी जो वर्बल एक्यूरेसी या वर्बल मेमोरी आपकी कैसी है। इसका मतलब है जैसे ही पैसेज को आप आगे पढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक, यहां पर कोई डिफिकल्ट वर्ड आया, फिर कोई डिफिकल्ट वर्ड आया, फिर आगे जब हम पैसेज के सेकंड या थर्ड फेज में हैं और किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम नहीं समझ पा रहे, तो ये परेशान करेगा हमारे इस क्वेश्चन को डील करने में भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। और उसका एक तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और दैट इज रिलेटेड टू योर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन डेली बेसिस। उसके बाद में दैट इज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि यू मे हैव सम इंफॉर्मेशंस एंड दोज इंफॉर्मेशंस आर वेरी मच राइट, बट दोज इंफॉर्मेशंस आर नॉट रिलेटेड टू योर पैसेज। यानी कि जिस वर्ड का या जिस फ्रेज का, जिस क्वेश्चन का पूछा गया है वो उस कंटेक्स्ट से रिलेट करता है नहीं। अगर वो उसकी कंटेक्चुअलिटी अच्छी है, अगर वो कंटेक्स्ट से लिंक्ड है तो उसका बेनिफिट है, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का, फिर आप समझ सकते हो। मान लीजिए मेरा एक पैसेज है और ये पैसेज किसके बेस है? ये बेस्ड है आपका इकोनॉमी का। ये कोई पैसेज है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ और वो वर्ड है सेक्रीफाइस। क्या वर्ड है उसका? वर्ड है आपका सेक्रीफाइस। अब ये सेक्रीफाइस किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सेक्रीफाइस वर्ड को देखूं तो इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे सेक्रीफाइस का एक अर्थ क्या चीज होता है? बलि। ठीक है, एक अर्थ क्या होता है? बलि। यानी कि मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम किसी पशु की बलि दे देते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में हमें कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा, भगवान हमें इसका कोई बेनिफिट देगा, तो ये भी बलि कहा जाता है। लेकिन ये किसका है? जैसे मैंने बताया कि ये आपका मैथोलॉजिकल में है। किस में है ये? यानी कि मैथो का वर्ड हो गया। यहां पर ये कंटेक्स्ट में नहीं है, यहां पर ये कंटेक्स्ट में
नहीं है। क्लियर हो गया? मान लीजिए एक वर्ड आता है, वो आता है इसका सोशल। ठीक है, मान लीजिए किसी सिस्टर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने भाई के फेवर में सेक्रीफाइस कर दी कि मुझे इस प्रॉपर्टी में मेरे भाई को दे दो, तो उसने अपना सोशल राइट जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। यहां पर ये इशू कैसा है, ये सोशल और लीगल ये दोनों पर है, क्योंकि ये रिलेटेड हो जाएगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट से, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट से, ठीक है, और हिंदू प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है जिसको हम सक्सेशन बोलते थे ये उससे संबंधित है। लेकिन यहां पर मामला किससे है, इको से। तीसरा आते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच से। हिस्टोरिकल अप्रोच में अगर हम देखें कि जब चाणक्य ने कहा है, मराठवाड़ में इसको सरदेशमुखी कहा जाता था, यानी कि, और चाणक्य ने इस वर्ड को बलि कहा है। जब एक राजा दूसरे पर अधिकार कर लेगा, राज तो उसी करने देगा, लेकिन कहेगा कि 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए हमें सालाना आप दोगे, राज तुम ही करते रहो, रसद और जरूरत पड़ने पर सेना हमें दोगे। तब भी उसने इस वर्ड को यूज किया है बलि। ठीक है, लेकिन तब ये बलि किसके फॉर्म में आ रही है, पैसे के फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां पर जो सैक्रिफाइस है वो इको की टर्म में है। तो कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप जिस इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन मामला यह है कि क्या आप पैसेज से अबाइड बाई हैं। इफ यू आर अबाइड बाई विद द पैसेज देन इट इज राइट। ठीक है ना, इफ यू हैव ए ग्रेट कंटेक्स्ट, ये सही है फिर तो सही है, लेकिन अगर आप कंटेक्स्ट से आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बात कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं देगी, क्वेश्चन हमेशा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू रीड थिंक साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हो गया कि आपको रीड भी करना है और आपको क्या करना है, थिंक। थिंक से मतलब है यहां पर एनालिसिस से, यानी कि आप रीड तो कर पा रहे हैं लेकिन क्या आप एनालाइज भी कर पा रहे हैं, और ये दोनों साथ साथ चलता ना है। इट इज ए साइमल्टेनियस प्रोसेस वेदर यू आर कैपेबल टू रीड। तो मोस्ट ऑफ यू विल बी इन द कंडीशन टू रीड द पैसेज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस, यानी कि वो एनालिसिस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और एनालिसिस का मतलब ये है कि देखिए पैसेज थेमेटिकल हो सकता है, फ्लोरिड हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच पे हो सकता है, स्कॉलरली हो सकता है, वो किसी भी अप्रोच पे लिखा हो सकता है। ठीक है, वो इन्फ्रेंशनल हो सकता है, वो अज्यूम्शन हो सकता है, वो किस ढंग से दिया गया है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है। तो पहली चीज रीडिंग के साथ साथ में आपको थॉट प्रोसेस यानी कि थिंक करने की हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए। फिर है आपका कि यूज ऑफ कॉमन सेंस। हाँ, ये आरसी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, यूज ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस का यूज क्यों करना पड़ता है? कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है कि कभी कभी आपके जो क्वेश्चंस हैं दे विल नॉट बी बेस्ड ऑन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन। जो एक्सप्रेसली इंफॉर्मेशन से आपको दी गई हैं, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन से, वो उन पर रिलाई नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस यूज के, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, तो व्हाट इज द एसेंस, क्रक्स क्या है, उसको समझने के लिए यू नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। क्लियर? तो बेनिफिट क्या है, अगर हम कहें व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द पैसेज और अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उनका एक पर्पस हो गया साइमल्टेनियस थिंकिंग एंड रीडिंग का कैपेबिलिटी आपकी चेक करने के लिए। यूज ऑफ कॉमन सेंस भी हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग बिटवीन द लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो डिफिकल्ट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो फंस जाते हैं। ठीक है, व्हेन आई से रीड बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या समझ ले, जो एक्सप्लिसिटली लिखा गया है। देखिए कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आइडिया अगर हम बात करें तो इस आइडिया के दो मेथड हो सकते हैं, या तो वो होगा एक्सप्लिसिट, ठीक है ना, या फिर वो होगा आपका दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब है कि वो ऑलरेडी स्पष्ट रूप से क्लियरली लिखा गया है, क्लियरली उसमें रिटन है। ठीक है, और इम्प्लिसिट का मतलब है कि डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली स्पष्टली लिखा नहीं गया लेकिन उसका भाव समझना पड़ेगा।
लाइनों के बीच में आखिरकार क्या इसका एसेंस है, क्या इसका मोटिव है, उसको समझना पड़ेगा। और यही जो मैंने आपसे बात की थी, यूज ऑफ कॉमन सेंस, इसीलिए मैंने कहा था यूज ऑफ कॉमन सेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको इम्प्लिसिट थॉट को समझने में काम देता है। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज ट्राई टू रीड व्हाट इज नॉट रिटन। इट मींस व्हाट इज नॉट रिटन मींस रीड बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। अब मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डिस्कशन का। और वो क्या है? वो ये है कि आखिरकार क्वेश्चंस डेवलप कैसे होते हैं। ठीक है ना? अगर हम क्वेश्चंस का मदर फैक्टर समझ लें, अगर हम ये समझ लें कि आखिरकार कोई पैसेज इवोल्व कैसे होता है, कोई पैराग्राफ इवोल्व कैसे होता है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आखिरकार क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस को समझना। पहला देखते हैं। मैंने आपसे बताया था पैराग्राफ, पैराग्राफ और पैराग्राफ। योर कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो पैसेज है दैट मे बी रिलेटेड टू वन पैराग्राफ एंड दैट मे बी रिलेटेड टू more than one paragraph. If it is comprising more than one paragraph, it means there are more chances to have more than 2 or 3 questions based on that on the same paragraph. उस सेम पैराग्राफ पर ये क्वेश्चन होने की संभावना है। लेकिन आखिरकार एक पैराग्राफ डेवलप कैसे होता है? तो एक पैराग्राफ में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? सबसे पहले है जिसको हम बोलते हैं मेन आर्ग्यूमेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। फिर आपका सब सपोर्टिंग, और थर्ड जो है आपका थर्ड वन दैट इज एग्जाम्पलरी। क्लियर? It means without four ingredient we cannot construct a paragraph. लेकिन यहां पर कुछ चीजें समझने के लिए हम देखते हैं। Sometimes you may not have exemplary in your paragraph. अगर पैराग्राफ छोटा है तो चांसेस हैं कि उसमें शायद एग्जाम्पलरी ना हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शायद सब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपको मेन आर्ग्यूमेंट और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस की जो नेचर है वो कैसे है, क्वेश्चन डेवलप कैसे होते हैं और हम उसको कैसे पकड़ें। क्योंकि एग्जामिनर हमें ट्रैप आउट कर लेता है, हमें फिशिंग कर लेता है और हम उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन डेवलप कैसे होता है? जो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे रिलेटेड और सबसे आसान, वो किससे होगा? वो एग्जाम्पल से होगा। तो यानी कि या तो वहां सीधा वर्ड क्या लिखा मिलेगा आपको? एग्जाम्पल से, या फिर लिखा मिलेगा फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस ऐसा 10, ठीक है, ऐसा किसी भी वर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये एग्जाम्पल बेस्ड है। क्लियर हो गया? तो सबसे आसान क्वेश्चन अगर आपको आता है जिसको आप फर्स्ट राउंड में ही देखकर समझ जाते हैं, तो दैट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू योर एग्जाम्पलरी। अगर उससे थोड़ा मुश्किल लेकिन फिर भी आसान है तो वो कौन सा होगा? वो रिलेटेड होगा आपका सब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट से। फिर किससे रिलेटेड है वो? सब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होगा कि या तो उसका जो फैक्ट्स हैं या उसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है या उसमें दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी आसान है कि आसानी से स्ट्रेस आउट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी का पैसेज है, उसमें लिखा गया है
कि भारत अभी बहुत जल्दी में विश्व की सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, सबसे बड़ी, लेकिन पांचवी। तो फिफ्थ हो गया आपका क्या चीज है, एक इंफॉर्मेशन है कि पांचवी आपकी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। इसमें फैक्ट है, तो फैक्ट में दो चीज आ जाएंगी, एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा और साथ में क्या चीज आ जाएगा, डाटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, बड़े आराम से आप रिप्लाई कर दोगे। दूसरा आ जाएगा पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था कौन बना है, तो आप फटाक से कह दोगे कि इंडिया बना है, क्योंकि इंडिया इंफॉर्मेशन में यानी कि फैक्ट में, इंफॉर्मेशन में सबसे आसान थे, इसलिए आपने ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लिया। लेकिन इससे मुश्किल अगर हम जाएं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ाना है, तो कौन सा बढ़ेगा, वो है आपका दैट इज सपोर्टिंग आर्गुमेंट। अगर आपका सपोर्टिंग आर्गुमेंट मेन आर्गुमेंट से बहुत अच्छे ढंग से वेल कनेक्टेड है एंड इट इज इनसेपरेबल, ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, तो फिर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो एक बात समझना, सबसे आसान क्वेश्चन कहां पर है, ये। इससे डिफिकल्ट होगा तो कहां मिलेगा, सब सपोर्टिंग में। इससे मुश्किल मिलेगा तो कहां मिलेगा आपको, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में। क्लियर है, ये भी इंफॉर्मेशनल और फैक्चुअली रहेगा। लेकिन अगर इससे भी मुश्किल मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा आपको, दैट इज रिलेटेड ऑलवेज मेन आर्ग्यूमेंट। जब आपसे कहता है ना व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द क्रक्स, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन होंगे इसमें, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द मेन क्रक्स, व्हाट इज द एसेंस, ठीक है ना, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ ऑथर, ठीक। और इसी में आता है आपका स्टाइल ऑफ ऑथर, स्टाइल ऑफ ऑथर। ये सारे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको कहां से मिलता है, वो आपको मिलता है मेन आर्ग्यूमेंट से। क्लियर हो गया। तो सबसे आसान एग्जाम्पलरी यानी कि उदाहरण से संबंधित, थोड़ा मुश्किल जाएंगे तो सब सपोर्टिंग से। ये हो भी सकता है पैसेज के अंदर, ये नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में क्या चीज है आपका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट से बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होगा, टिकलिश होगा। अगर ये सेपरेबल है, मेन आर्ग्यूमेंट से अलग हट सकता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये मेन आर्ग्यूमेंट से अलग नहीं हट सकता, मिंगल्ड होकर और उसी पर बेस कोई क्वेश्चन बनाया, फिर आपके लिए समस्या बन जाता है, क्योंकि ये आपको आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो आपकी समस्या बढ़ा देगा ये। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या चीज आता है आपका मेन आर्ग्यूमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट पर जो बेस क्वेश्चन होते हैं, इनको डील करने में आपको थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको आपका जो सेंस, जो लॉजिकल सेंस है, कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। इसमें ग्रामर भी, इसमें वोकैब भी, इसका आपको सारी चीज़ें रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी ऑथर का स्टाइल समझने के लिए अगर हम डेली बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें मुश्किल होगा। जैसे आर्गुमेंटेटिव है, क्लियर, या फिर वो आपका ये थीमेटिकल है, फ्लोरिड है, आखिरकार उसका स्टाइल क्या है लिखने का, वो सटारिकल लिखता है, आयरनिकल लिखता है, ठीक है, या वो फिगरेटिव वो स्पीच में लिखता है, वो किस ढंग से लिखता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेन आर्गुमेंट से संबंधित आएंगी। क्लियर हो गया। ये हो गया आपके 4 क्वेश्चंस की नेचर आ गई, जब हम कहेंगे कि इस ढंग से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, सबसे आसान एग्जाम्पल, फिर ठीक है 2, 3 और 4 मैं नीचे से लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 4 तरीके के क्वेश्चंस तो ये हो गए। अगर इससे भी नहीं ट्रेस आउट हो रहा तो फिर कहां से होगा। मान लीजिए ये 3 पैसेज हैं, सॉरी 3 पैराग्राफ हैं, और तीनों पैराग्राफ में से कोई इंफॉर्मेशन उसने यहां से कहीं से उठा ली,
एक इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ से उठा ली, एक इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ से पिक एंड चूज कर लिया, उसको मिलाकर उसने एक क्वेश्चन बना दिया। क्या बना दिया इसने? क्वेश्चन। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल रादर डिफिकल्ट। ये मेन आर्गुमेंट को, अगर आपको कोई क्वेश्चन मेन आर्गुमेंट से भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है मुश्किल है, तो वो हमेशा पूरा पैसेज पढ़कर ही आप उसको दे सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं इसको? क्लब थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? क्लब थ्योरी। यानी कि क्वेश्चन जो बना गया वो इंफॉर्मेशंस को क्लब करके बना दिया गया, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हैं। वो कभी कुछ इंफॉर्मेशंस फर्स्ट पैराग्राफ से होंगी, कुछ सेकंड पैराग्राफ से होंगी, कुछ थर्ड पैराग्राफ से होंगी, और तीनों क्वेश्चंस को, तीनों इंफॉर्मेशंस को मिलाकर उसने एक क्वेश्चन बना लिया है। इसीलिए वो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से उसका आंसर नहीं दिया जा सकता, दूसरे से भी नहीं दिया सकता। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द 3 पैराग्राफ्स, यानी कि टू रीड द होल पैसेज। जब आप तीनों ये पढ़ लेंगे तब जाकर आप उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। यानी कि क्लब का जो क्वेश्चन आपका आया वो कैसा आया? वो रादर डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। ये हो गया आपका फिफ्थ आ गया आपका, दैट इज क्लब। क्लब के बाद में अगर यहां भी ये ट्रेस आउट नहीं हो रहा, तो फिर इससे डिफिकल्ट लेवल जो जाएगा वो किससे जाएगा? वो है इन्फ्रेंस। ठीक है, जो इन्फ्रेंशनल क्वेश्चंस हैं, जो इन्फ्रेंस के बेस पर हैं, फिर वो यहां से जाएगा। क्लियर है? इन्फ्रेंस हो गया। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका अज्यूम्शन। क्या वर्ड है उसका? दैट इज कॉल्ड अज्यूम्शन। अगर इन्फ्रेंशनल और अज्यूम्शन ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को अगर हमें समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज ए और बी आपस में लड़ाई हो रही है, और ए के हाथ में क्या चीज है? ए के हाथ में एक नाइफ है, चाकू है, और वो बी को थ्रेटन कर रहा है, बी को थ्रेट कर रहा है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। और वहीं से एक्स और वाई दोनों निकल कर जा रहे हैं, दोनों निकल कर जा रहे हैं। तो अगर वो वहां से निकल कर जा रहे हैं तो वहां पर मान लीजिए एक्स रुक गया और वाई अपने घर आ गया। थोड़ी देर में एक्स आकर वाई को बताता है कि सर वो ए और बी आपस में लड़ रहे थे ना, हाँ, उनमें से एक की डेथ हो गई। तो ये जो वाई है क्या सोचेगा? डेथ किसकी हुई है? बी की। क्यों? क्योंकि चाकू किसके हाथ में था? ए के हाथ में। थ्रेट किसको मिल रही थी? बी के। पावरफुल कौन था? ए। तो दिमाग में क्या आएगा? तो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कैसे थे कि ए ने बी को मारा होगा और डेथ किसकी हुई होगी? बी की हुई होगी। क्लियर है? इसका मतलब व्हाट इज इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस बेसिकली इज ए लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन है ये जो कि फैक्ट पर और सर्कमस्टांसिस पर बेस है। तथ्य और परिस्थितियों पर जो बेस्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंस। ठीक है, तो अजम्पशन हो गया। कभी कभी वो कुछ क्वेश्चन बनाता है जो वो कैप के बेस पर होते हैं, कुछ बना देता है वो जो टोन के बेस पर होते हैं, और कुछ वो बना देता है जो कि उसके स्टाइल के बेस पर होते हैं। कभी वो टोन पूछ लेगा, कभी वो कैप से संबंधित, कभी स्टाइल से संबंधित, और कभी कभी वो पूछ लेता है आपका फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।